नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं टीकम शाक्य। राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के साथ ही अंता विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे हैं, क्योंकि अंता विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विधानसभा क्षेत्र अंता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संसदीय क्षेत्र झालावाड़ में आता है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार वसुंधरा सांसद बनी थी और तब से लेकर अब तक झालावाड़ संसदीय क्षेत्र पर वसुंधरा राजे परिवार का कब्जा है। वर्तमान में उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं और अंता विधानसभा क्षेत्र हाड़ौती संभाग के 12 जिले में आता है और कांग्रेस के राजनीतिक नजरिए से पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद जैन 12 जिले के कद्दावर नेता हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन यहां से विधायक बने थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के कंवरलाल मीणा से लगभग 6000 मतों से चुनाव हार गए थे। प्रमोद जैन और उनकी पत्नी उर्मिला जैन दोनों 3 बार कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़कर भाजपा नेता दुष्यंत सिंह से चुनाव हार चुके हैं। उर्मिला जैन वर्तमान में 12 जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और प्रमोद जैन के पुत्र 12 जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनकी कार्यशैली से यूथ कांग्रेस 12 जिले में निष्क्रिय हो गई है। 12 जिले में सत्ता से लेकर संगठन पर प्रमोद जैन का कब्जा माना जाता है, इसलिए 12 जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस हाईकमान के निर्णय से नाराज नजर आते हैं, क्योंकि हाईकमान कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नज़रअंदाज कर प्रमोद जैन पर भरोसा करता है और वह यह नहीं देखता है कि 12 जिले में कांग्रेस कमज़ोर क्यों है। यही वजह है कि प्रमोद जैन 2023 का विधानसभा चुनाव अंता विधानसभा क्षेत्र के बाहरी प्रत्याशी भाजपा नेता कंवरलाल मीणा से चुनाव हार गए, जबकि कंवरलाल मीणा झालावाड़ जिले के अकलेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और 2023 में वह भाजपा के टिकट पर अंता विधानसभा क्षेत्र पर आए और चुनाव जीता। यदि अंता विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। दोनों ही पार्टियां अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। जिले में कांग्रेस भी भाजपा से कम नहीं है। यदि कांग्रेस के भीतर कोई कमी है तो वह है प्रमोद जैन की अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा। प्रमोद जैन की महत्वाकांक्षा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके परिवार के सदस्य ही लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि जिला परिषद का चुनाव भी उनके ही परिवार के सदस्य लड़ेंगे। संगठन में भी उनके परिवार का सदस्य युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है और यही वजह थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भारतीय जनता पार्टी के बाहरी उम्मीदवार भाजपा नेता कंवरलाल मीणा से चुनाव हार गए और यदि उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर से 2023 की तरह नज़ारा देखने को मिल सकता है। यदि कांग्रेस ने प्रमोद जैन या उसके परिवार कोई मुगालता मन में रखकर चुनाव लड़ाया तो कांग्रेस की स्थिति 2023 के विधानसभा चुनाव की तरह ही नजर आएगी। 12 जिले में कांग्रेस के भीतर जनता के बीच अनेक प्रभावशाली नेता मौजूद हैं, मगर वह नेता प्रमोद जैन की परिवारवादी राजनीति के चलते कुंठित होकर अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि 12 जिले में कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कांग्रेस जिले में कमजोर नजर आती है। यदि कांग्रेस को अंता विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीतना है तो कांग्रेस हाईकमान को प्रत्याशी का चयन गंभीरता से करना होगा और यदि कांग्रेस मुगालते में रही तो 2023 की तरह कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना अंता विधानसभा क्षेत्र पर करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के निशाने पर पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं और चुनाव में भाजपा के नेताओं के तीर कांग्रेस को भेजते हुए नजर आएंगे। कारण क्या है? उनके खिलाफ हमने ज्ञापन इस बात का दिया है कि पूर्व प्रमोद जैन भाया पूर्व मंत्री जिसको भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको उनके खिलाफ और उनके कारिंदाओं के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है? उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, ये हम सब लोगों की मांग है। उसके लिए एसपी साहब से मिले थे, उनने आश्वासन दिया है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी
और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम सीएम साहब से मिलेंगे और उच्च अधिकारी डीजीपी साहब से मिलेंगे इस मामले में। सबका ये निर्णय है पार्टी का। ठीक, उसका कारण क्या है, उनके खिलाफ। अंता विधानसभा क्षेत्र पर जातीय और सामाजिक समीकरण क्या कहते हैं? अंता में सामाजिक और जातीय गतिशीलता को समझकर प्रत्याशी का चयन करना होगा। कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जो विभिन्न समुदायों को एकजुट कर सके। बीजेपी की रणनीति का मुकाबला कैसे करना होगा? बीजेपी ने प्रभुलाल सैनी जैसे नामों पर विचार शुरू किया है। कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा सामने लाना होगा। प्रत्याशी ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करे और संगठन को एकजुट रखे। उर्मिला भाया जैसे नाम भी चर्चा में है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान को सावधानी से लेना होगा। विकास और मुद्दों पर फोकस भी करना होगा। अंता में उपजिला अस्पताल और सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्यों को भाया के खाते में गिना जाता है। प्रत्याशी को स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण और विकास का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को जीत के लिए ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है जो स्थानीय मुद्दों को समझे, जनता के बीच लोकप्रिय हो और बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश कर सके। हाईकमान को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गहन विचार विमर्श करके यह निर्णय लेना चाहिए। अब हमें भाजपा की रणनीति के बारे में ही बात करना पड़ेगा। कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है जो उपलब्ध जानकारी और क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता पर आधारित है। प्रत्याशी के चयन में सावधानी। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी ने उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रभुलाल सैनी के नाम पर विचार शुरू किया है। सैनी का स्थानीय स्तर पर प्रभाव और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है, क्योंकि अंता में जातीय और सामुदायिक गतिशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय मुद्दों पर फोकस। बीजेपी अपनी रणनीति में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 8 महीनों के प्रदर्शन को उजागर कर सकती है। उपचुनाव को सरकार के रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी देखा जा रहा है, इसलिए पार्टी स्थानीय विकास कार्यों जैसे बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित कर सकती है। कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक प्रचार। बीजेपी संभवतः कांग्रेस के पिछले शासन की कमियों को उजागर करेगी, खासकर प्रमोद जैन भाया जैसे नेताओं के खिलाफ। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने अंता में 5,861 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और इस जीत के आधार को मजबूत करने के लिए पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकती है। संगठनात्मक मजबूती को देखते हुए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को एकजुट कर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी। कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद पार्टी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का मिश्रण। बीजेपी अपनी राष्ट्रीय नीतियों जैसे आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और आर्थिक विकास जैसे टूरिज्म और रोजगार पर जोर को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर प्रचार कर सकती है। इससे मतदाताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि पार्टी राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर मजबूत है। हालांकि बीजेपी को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि वसुंधरा राजे इस बार सक्रिय नजर नहीं आएंगी। हालांकि बीजेपी को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस उपचुनाव को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के अवसर के रूप में देख रही है। बीजेपी अपनी रणनीति में स्थानीय नेताओं की राय, कार्यकर्ताओं का उत्साह और मतदाताओं की नब्ज को सटीक रूप से समझना होगा। वैसे वसुंधरा राजे की सक्रियता इस चुनाव में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वह अब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है, क्योंकि पहले जब चुनाव हुआ था 23 में तब वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थी और सक्रिय थी, लेकिन इस बार उनकी सक्रियता इस चुनाव में नज़र नहीं आएगी। प्रमोद जैन भाया की भूमिका क्या होने वाली है? प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं, जिनकी भूमिका उपचुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी भूमिका को इस आधार पर समझ सकते हैं। स्थानीय प्रभाव और जनाधार। भाया अंता में एक मजबूत नेता माने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 34,000 वोटों के बड़े अंतर से
जीत हासिल की थी, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में पकड़ को दर्शाता है। विकास कार्य उन्हें मतदाताओं के बीच विश्वसनीय बनाते हैं। प्रत्याशी के रूप में संभावना क्या हो सकती है? उपचुनाव के लिए भाया का नाम कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे है। उनकी अनुभवी छवि और क्षेत्र में गहरी पैठ उन्हें बीजेपी के खिलाफ मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य जैसे कारक हाईकमान के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी संगठन में भूमिका, यदि भाया स्वयं प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो उनकी भूमिका कांग्रेस के प्रचार और रणनीति निर्माण में अहम हो सकती है। वह स्थानीय कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और मतदाताओं को लामबंद करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी पत्नी भाया का नाम भी चर्चा में है, जिसके पीछे भाया की रणनीति, सलाह और प्रभाव हो सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती क्या हो सकता है? 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने भाया को 5,861 वोटों से हराया था। भाया की उपचुनाव में सक्रिय भूमिका, चाहे प्रत्याशी के रूप में हो या प्रचारक के रूप में, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वह स्थानीय मुद्दों और मतदाता भावनाओं को भुनाने में सक्षम है। कुल मिलाकर प्रमोद जैन भाया की भूमिका अंतः उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को मजबूत करने में केंद्रित होगी। उनकी लोकप्रियता, अनुभव और विकास कार्यों का रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए लाभकारी हो सकता है, बशर्ते हाईकमान उनकी भूमिका को रणनीतिक रूप से उपयोग करे। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो कंवरलाल मीणा अब उपचुनाव में सक्रिय नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वह जेल में है। उनकी व्यक्तिगत रणनीति की बजाय बीजेपी की समग्र रणनीति पर ध्यान देना अधिक प्रासंगिक होगा। मीणा के समर्थक आधार को बीजेपी के लिए प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद करना पार्टी के लिए चुनौती होगा। पार्टी विशेष रूप से प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। नरेश मीणा की भूमिका की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नरेश मीणा अंता विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में एक चर्चित नाम है, जिनकी भूमिका और संभावित प्रभाव को बिंदुवार हम इस तरह से समझ सकते हैं। उनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रोफाइल क्या कहती है? नरेश मीणा एक युवा और संघर्षशील नेता हैं, जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे और सचिन पायलट के समर्थक माने जाते थे। उन्होंने 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया था, लेकिन समरावता थप्पड़ कांड और उससे जुड़ी हिंसा के कारण विवादों में आ गए और अभी जेल में है। कानूनी स्थिति और उपचुनाव में संभावना क्या हो सकती है? नरेश मीणा वर्तमान में जेल में है, क्योंकि समरावता कांड से जुड़े मामले में उन पर आरोप हैं। हालांकि एक मामले में वह बरी हो चुके हैं और दूसरे मामले में 30 मई 2025 को फैसला आने की संभावना है। यदि वह बरी हो जाते हैं तो अंततः उपचुनाव में उनकी भागीदारी की चर्चा तेज हो सकती है। कुछ सूत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार नरेश मीणा को अंततः से बीजेपी या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सकता है, खासकर कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद। स्थानीय समर्थन और प्रभाव की यदि हम बात करें तो नरेश को मीणा समुदाय और किसानों के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त है। उनके समर्थक उन्हें कलयुग का भगत सिंह कहते हैं, जो उनके किसानों के लिए आंदोलन और सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में उन्हें अंतः उपचुनाव में जनता की पहली पसंद बताया गया है। कांग्रेस के साथ संबंध पर भी हम चर्चा करें तो नरेश मीणा को 2024 के उपचुनाव में निर्दलीय लड़ने के कारण कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी रिहाई और संभावित उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वह पूर्वी राजस्थान में एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। सचिन पायलट जैसे नेताओं ने उनकी रिहाई पर चुप्पी साध रखी है, जो पार्टी अनुशासन या आंतरिक राजनीति को दर्शाता है। बीजेपी के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद बीजेपी को अंतः में एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत है। नरेश मीणा यदि बरी हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं।
क्योंकि उनका स्थानीय जनाधार और युवा छवि बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बढ़त दिला सकती है। नरेश मीणा की जेल में मौजूदगी और कानूनी उलझनें उनकी उम्मीदवारी को जटिल बना सकती हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नरेश मीणा की भूमिका अंततः उपचुनाव में निर्भर करेगी कि वह 30 मई 2025 तक कानूनी मामलों में बरी होते हैं या नहीं। यदि वह बरी होकर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी युवा छवि, मीणा समुदाय का समर्थन और किसानों के बीच लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बना सकती है, चाहे वह बीजेपी के टिकट पर हों या निर्दलीय हों। हालांकि कांग्रेस के लिए उनकी भागीदारी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर उनकी जेल में मौजूदगी और विवादास्पद छवि बीजेपी और अन्य दलों के लिए जोखिम भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरे विश्लेषण के साथ। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन फ़ौरन दबा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।